बीकानेर थिएटर आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल की तरफ से मैं आप सभी जुड़ने वालों का और खास तौर पे प्रभात रंजन जी का स्वागत करता हूं। स्वागत है प्रभात जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपका आभार और बीकानेर थिएटर एंड आर्ट फेस्टिवल का भी बहुत बहुत आभार कि मुझे उन्होंने न सिर्फ बातचीत करने का मौका दिया बल्कि इतने सुधी कलाकार और विद्वान के साथ बातचीत करने के पहले से ही मैं बहुत रोमांचित हूँ। धन्यवाद। आज इस सत्र में हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो है पालतू बोहेमियन मनोहर श्याम जोशी जी। और चर्चा में हमारे साथ यशस्वी लेखक प्रभात रंजन मौजूद हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह चर्चा हमने इनके साथ इसलिए रखी है क्योंकि प्रभात रंजन जी ने मनोहर श्याम जोशी जी को बहुत नजदीक से जाना है और उन पर उनका शोध कार्य भी है और 2 पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। तो सबसे पहले मैं एक संक्षिप्त सा परिचय प्रभात जी का आपके सामने रख देता हूं, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता वश में प्रभात जी का एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं। ये बिहार के सीतामढ़ी जिले से इनका जन्म हुआ था और इनकी पीएचडी जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोहर श्याम जोशी उत्तर आधुनिकतावाद और मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास इस विषय पर थी। ये दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी हैं। इनके 2 कहानी संग्रह जान की पुल और बोलेरो क्लास ये प्रकाशित हो चुके हैं। और नीम का पेड़ जो राही मासूम रजा का उपन्यास था उसका इन्होंने जो टीवी धारावाहिक का इसका उपन्यास के रूप में रूपांतरण किया है। और एक स्वच्छंद सुमित्रानंदन पंत की कविताओं के जो संचयन है उसका अशोक वाजपेयी जी और अपूर्वानंद जी के साथ सह संपादन है। टेलीविजन लेखन यह असगर वजात के साथ इनकी पुस्तक है। इसके अलावा काठागोई मुजफ्फरपुर की तवायफ संस्कृति पर एकाग्र उनका उपन्यास है। और इन्होंने बहुत अनुवाद का बहुत जबरदस्त काम किया है। लगभग 25 पुस्तकों का इन्होंने अनुवाद किया है, जिनमें से देवदत्त पटनायक की राम गाथा, मोहसिन हामिद का उपन्यास जल चुके परवाने कई और खुशवंत सिंह की किताब खुशवंत नामा, दिलीप कुमार की आत्मकथा वजूद और परछाई, सत्य नडेला की पुस्तक हिट रिफ्रेश और आर रघुराम राजन की पुस्तक आई डू व्हाट आई डू आदि इसमें से प्रमुख हैं। और महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की जो बहुवचन पत्रिका थी उसका संपादक इन्होंने लंबे समय तक संपादन किया है। और इसी विश्वविद्यालय की एक अंग्रेजी पत्रिका हिंदी का भी इन्होंने संपादन किया है। और बहुत सारे पुरस्कार इनको मिले हैं, जिनमें से है कृष्ण बलदेव फेलोशिप और एबीपी न्यूज का सर्वश्रेष्ठ ब्लॉगर का सम्मान मिला है। और काठागोई जो पुस्तक थी उसके लिए जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का जो यूथ राइटर अवार्ड है, द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार, वो भी प्रभात जी को मिला है। और 2 पुस्तकें जो महत्वपूर्ण मनोहर श्याम जोशी जी पर लिखी है उन्होंने, पहली 2013 में आई थी जो उनके पत्रकारिता के एस्पेक्ट को लेकर थी, और दूसरी 2019 में पालतू बोहेमियन मनोहर श्याम जोशी ये आई थी। तो आज हम इनसे मनोहर श्याम जोशी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर बातचीत करेंगे। और इस बातचीत से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको दे दूं, क्योंकि मैं संगीत का विद्यार्थी हूँ, साहित्य का नहीं हूँ। और परंतु मनोहर श्याम जोशी जी का जबरदस्त प्रशंसक हूँ, इसलिए अपने आप को इस योग्य पाता हूँ कि मैं इनसे बातचीत कर पाऊंगा। लेकिन ये बातचीत कोई बहुत अकादमिक या बहुत ही कोई सुलझी हुई मेरी तरफ से हो। वैसे लेखक आशीष जी वो थे ही नहीं, अकादमिक लोगों से बहुत दूर भागते थे और अक्सर उनका अपमान कर देते थे वो। तो प्रभात जी मैं पुनः स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहता हूँ कि पालतू बोहेमियन जी या घरेलू बोहेमियन ये उन्होंने स्वयं अपने आप के लिए कहा था जी। आपने उनको क्योंकि व्यक्तित्व को बहुत नजदीक से देखा है, तो वो कितने पालतू बोहेमियन थे, यानी कितने पालतू थे, कितने बोहेमियन थे? तो इस विषय पे थोड़ी सी आप हमें खुलासा करें। पालतू तो थे वो, घर का माहौल उनको बहुत अच्छा लगता था और ये चीज मैंने उनसे सीखी है कि घर में ही सर्वश्रेष्ठ काम अपने घर में ही हो सकता है। मैं नौकरी करता हूँ 2-3 घंटे की, चाहे मैं कॉलेज जाता हूँ 4-5 घंटे मेरे उसमें जाते हैं, बाकी सारा समय मैं भी
ये उनसे मैंने सीखा है, घर में ही रहना चाहिए। वो घर से बाहर बहुत कम निकलते थे, और अगर उनको दोपहर का समय किसी कार्यक्रम में बुला दिया जाए तो बड़े नाराज हो जाते थे कि मेरा दिन खराब हो गया, 2 घंटे और बोहेमियन इसी अर्थ में थे कि वो उस तरह से, जैसे मैंने कहा कि अगर कोई अकादमिक, कोई प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का, इस तरह का अकादमिक व्यक्ति हिंदी उनसे मिलने आ जाए या उनसे वो बातचीत में बहुत सहज महसूस नहीं कर पाते, तो अपने मनमौजी थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने अनुशासन में बांध रखा था। उनके अंदर अगर आपने मेरा लखनऊ पढ़ा हो, और तो आपने देखा होगा कि वो शुरू के दिनों में विद्रोही थे कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोप में एडमिशन नहीं लेना है, और शुद्ध विज्ञान पढ़ना है, शुद्ध विज्ञान पढ़ना है। फिर विज्ञान की पढ़ाई भी छोड़ के ऑनर्स के बाद वो टीचर बनने चले गए मुक्तेश्वर, और बने बनाए मानकों से वो फिर अनुवादक, बहुत लंबा एक संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुन लिया बोहेमियन के तौर पे। दिल्ली में आके आकाशवाणी में वो कैजुअल आर्टिस्ट बहुत सालों तक रहे, 7-8 साल तक उन्होंने सिर्फ फ्रीलांसिंग की है, अनुवाद करते रहे, और आकाशवाणी में उनको परमानेंट जॉब नहीं मिली। उनको कैजुअल एडिटर, मतलब वो कॉन्ट्रेक्चुअल थे, कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। तो मेरे ख्याल से बोहेमियन का जीवन उन्होंने शुरू में ही जी लिया था। वो तो 35 साल की उम्र में तो वो संपादक हो गए थे साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिका के, 35 साल की उम्र में संपादक हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने विवाह किया, विवाह करने के बाद वो पालतू हो गए। विवाह उन्होंने 35 साल की उम्र तक नहीं किया था। ये इस बात पे आपने शायद ध्यान दिया कि नहीं दिया? हाँ, नहीं, है मुझे ध्यान नहीं था। उन्होंने शादी की थी, वो संपादक थे, और उनकी शादी की तस्वीरें आप कभी कभी फेसबुक वगैरह सारे आगे से लेके तमाम बड़े लेखक उस समय के दिखाई देते हैं, क्योंकि एक संपादक की शादी थी। तो उसके बाद वो अनुशासित होते चले गए, संपादक के रूप में भी, लेखक के रूप में भी, और घर की सारी जिम्मेदारियां उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाई। मतलब 3 बेटे थे, तो तीनों बेटों की शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च कोटि की हुई। लेकिन बाकी टाइम बोहेमियन थे वो। जैसे मेरे जैसे लोगों को अक्सर वो, सिर्फ मैं ही उनके करीब नहीं, मैं उनके करीब ठहर गया। लोग आमतौर पर किसी के पास ठहरते नहीं है, लोग अपने करियर में, अपने जीवन में लगे रहते हैं। वो उनको युवाओं का साथ बहुत पसंद आता था, और उनके साथ वो मस्ती भरी बातें, मतलब एक दायरे में अनुशासित उसमें, लेकिन वो हंसी मजाक करते थे, उनके जीवन में बहुत दिलचस्पी रखते थे, और अपने लेखन उनके लेख सबके, मतलब वो युवाओं के साथ अक्सर समय भी, उस समय वो बोहेमियन होते थे। 5 बजे के बाद शाम में जब उनका लेखन खत्म हो जाता था, उसके बाद जो पहला व्यक्ति उनके पास आ जाए, 1.5-2 घंटे तो बहुत आराम से गप्पे करते थे, लेकिन 5 बजे से पहले जो पहला व्यक्ति उनके पास आ जाए, बहुत संभावना इस बात की होती थी कि वो अपमानित होकर उनके जीवन का। वो अपनी माँ के भी बहुत नजदीक थे, क्योंकि पिता का कम उम्र में स्वर्गवास हो गया था, तो उनको एक अनाथ कॉम्प्लेक्स उन्होंने लिखा भी है कि मुझे बहुत एक अनाथ लिखा भी है, और घरेलू बनाने में एक तरह से सहायक हुआ हो। जी, बहुत जिम्मेदारी थी। माँ के अलावा उनके बड़े भाई का भी निधन बहुत जल्दी हो गया था, उनके परिवार की, उनका भी परिवार था, और अपनी बहनें थी जिन बहनों का जिक्र नहीं आता है, उनकी शादियां करना, ये सब तो जो इनके बड़े भाई को जो जिम्मेदारियां निभानी चाहिए थी। डीडी द मूडी जो कैरेक्टर है कसब में, डीडी दत्त, वो डीडी जो है, वो नाम तो उसका देवी दत्त नहीं था, उनके देवदत्त, वो दुर्गा दत्त था शायद, दुर्गा दत्त, लेकिन उनको डीडी कहा जाता था। डीडी द मूडी जो है असल में उनके बड़े भाई साहब को कहा जाता था, जो बहुत शराब, उनके पिता की तरह वो भी बहुत शराबी, मतलब बहुत शराब के शौकीन थे, और उनका निधन भी अपने पिता की तरह ही बहुत कम उम्र में शराब नोशी से हुआ। उनकी एक साइकिल भी उनके हिस्से आई। उनको उत्तर आधुनिक कथाकार कहा जाता है। तो एक मेरे जैसे बिल्कुल सामान्य पाठक के लिए उत्तर आधुनिकता क्या है, इसको थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि आपने भी ये इस पालतू बोहेमियन पुस्तक में लिखा है कि जब ये शोध का काम आपके पास आपने शुरू किया, तो आपको उत्तर आधुनिक का मतलब लगा था कि जो सबकी समझ में ना आए, या कुछ अजीब सा हो, या लीक से हटकर हो, वह उत्तर आधुनिक है। तो अगर मनोहर श्याम जोशी जी का पहला का देखिए, मतलब ये तो फिर गुरु गंभीर जैसा सवाल आपने कर दिया, जो जोशी जी के मिजाज से मैं इस संदर्भ में पूछ रहा हूँ कि उनका जो पहला उपन्यास है वो, उसमें ये तीनों खूबियां गिना, तो वो किसी को समझ में आया ना? तो क्या वो इस अर्थ में उत्तर आधुनिक थे? मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप उस उपन्यास में देखिए, तो शिल्प के स्तर पे जितने प्रयोग हो सकते हैं उपन्यास में, हम प्रेमचंद के उपन्यासों को
बहुत महान मानते हैं, बहुत महान उपन्यास हैं भी, बहुत भविष्य की तरफ ले जाने वाले उपन्यास हैं रंगभूमि। लेकिन एक रेखीय, एक तरह से एक उत्तराधुनिकता जिसको कहा जाता है, मूल रूप से उसके केंद्र में ये बात है कि तर्क आधारित जो पूरी हमारी सोच है कि हम तार्किक हैं। विज्ञान और तर्क जो है वो 300 सालों से इस दुनिया में आया है। उसके पहले की पूरी सभ्यता को तार्किक सभ्यता ने, रीजन सभ्यता ने नकार दिया, उन सबको पिछड़ा कह दिया। हमारे यहाँ आए तो हमें पहले अपनी तरह पढ़ना सिखाया, अपने तरह से इलाज करना, हर चीज अपनी तरह से शराब पीना सिखाया, और हमारे जो भांग और गांजा पीने वाले लोग थे उनको ड्रग्स की कैटेगरी में डाल दिया। मतलब ये जो उत्तर आधुनिकता है असल में इस पूरी तार्किकता से, जो पहले के सोच से निकल के, बहुत सारी दुनिया तर्क से नहीं चलती है, दुनिया में संभावनाएं हैं, दुनिया में संयोग हैं, इसीलिए दुनिया खूबसूरत बनी हुई है। अगर सब कुछ अपने बने बनाए सांचे से होने लगेगा तो ये बहुत बोरिंग दुनिया हो जाएगी। ये इस तरह का लेखन अगर आप उपन्यास पढ़ेंगे गैब्रियल गार्सिया मार्केज के 100 Years of Solitude और लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, तो मैं जो बात कहना चाहता था वो ये कहना चाहता था कि एक तो बने बनाए जो सांचे हैं कि एक नायक होगा, एक जीवन संघर्ष होगा, एक कहानी नहीं मिलती, एक रेखीयता नहीं मिलती, एक जैसी धुरी नहीं मिलती है, और बहुत सारी धुरियां हैं, बहुत सारे विचार उसमें आ जाते हैं। यहाँ तक कि कुरुकुरु स्वाहा में एक किरदार के 3 किरदार हैं, एक किरदार के अंदर 3 किरदार हैं। तो ये सब चीजें, ये उत्तर आधुनिकता थी। लेकिन उन्होंने जो काम किया कि बहुत दुरूह भी एक तरफ उनके उपन्यास लगते हैं और बहुत मनोरंजक भी लगते हैं। जब मैं पहली बार कुरुकुरु स्वाहा पढ़ने बैठा था तो मुझे याद है कि मैं 10वीं में पढ़ता था, या शायद मैं इंटरमीडिएट में, 11वीं जिसको कहते हैं, इंटरमीडिएट के पहले साल में था, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन उसका अनुभव इतना अच्छा था कि मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। मुझसे उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद भी कोई मुझसे पूछता था कि उपन्यास तुमने पढ़ा तो ठीक है, उसमें क्या था? तो इसका जवाब हम नहीं दे पाते थे। दुनिया हमारे जीवन में ही क्या है और क्या होगा, इसका जवाब हम कहाँ दे पाते हैं। तो एक बनी बनाई शैली से, लीक से अलग हटकर उन्होंने, और पूरे एक वैचारिक स्तर पर उन सारी धारणाओं को तोड़ते हुए लिखा, जिन धारणाओं को हम मान चुके थे कि उपन्यास इसी तरह से लिखा जा सकता है। कविताओं में भी अगर आप उनके मरणोपरांत एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ, कुर्मांचली की कविताएं, उसमें भी आप देखेंगे कई इतनी लंबी लंबी कविताएं हैं जो अपने आप में 40-40 पन्ने की कविताएं हैं, और कुछ बहुत छोटी कविताएं हैं। तो प्रयोग करते थे, और जितने भी बने बनाए सांचे उस समय के थे उन सबको उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से बदलने की कोशिश की। इसलिए उनको उत्तर आधुनिक कहा गया, क्योंकि वो आधुनिकता के जितने भी ढांचे थे हिंदी लेखन में मौजूद थे उन सबसे अलग थे। आप पुस्तक में जो आमुख है उसमें पुष्पेश पंत लिखते हैं कि वो एक आधुनिक भी थे और एक साथ ही पारंपरिक भी थे, और यह चीज उनके नायक, जो कुरुकुरु स्वाहा के नायक में भी थोड़ी सी यह छवि मिलती है, और कसब के नायक में भी ये छवि मिलती है। उनके व्यक्तित्व में इस तरह की कोई चीज आपने देखी जो? नहीं, मतलब बहुत क्रांतिकारी थे वो, अपने लेखन में बहुत क्रांतिकारी थे, जीवन में बहुत क्रांतिकारी थे, बहुत लीक से अलग हटकर न सिर्फ उन्होंने लेखन किया, अपने पूरे उनके रचनात्मक जीवन को अगर आप देखेंगे तो लीक तो है ही नहीं कहीं उसमें, हर तरह। लेकिन वो बहुत कर्मकांडी थे, सुबह उठ के रोज पूजा पाठ करते थे। बल्कि उनसे मैंने भी सीखा कि सुबह उठ के पूजा करना चाहिए, क्योंकि इससे अनुशासन, रूटीन बन जाता है। अगर आप 8 बजे उठते हैं, उन्होंने मुझे समझाया था, मैंने कहा कि पूजा करते रहते हैं इतनी देर आप, युवा था मैं, ज्यादा क्रांति अंदर थी। उन्होंने कहा कि देखो, इसके कारण रोज सुबह नहा लेता हूं मैं, और रोज सुबह मैं 9 बजे तक पूजा पाठ कर लेता हूँ, फिर नाश्ता कर लेता हूँ, तो तैयार होकर करूंगा क्या, तो लिखने लगता हूँ। तो जीवन को एक रूटीन में डालने के लिए पूजा बहुत जरूरी है। लेकिन पूजा करते हुए भी उसका व्यवहारिक उपयोग समझाते थे। हालांकि बहुत अच्छे जानकार थे। और परंपरा और आधुनिकता का ये भी है कि वो जैसे बहुत आधुनिक लोगों की तरह मेरे जैसे लोगों के मित्रवत हो जाते थे बहुत सारे। लेकिन अगर हम उनके साथ कोई मजाक कर दें तो तुरंत बड़े हो जाते, तुरंत फिर पारंपरिक उसमें चले जाते थे कि एक सीमा, एक दूरी होनी चाहिए। भाई तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो ये दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जैसे वो शराब पीते थे, बहुत नहीं पीते थे, लेकिन उनके पास बहुत उत्कृष्ट कोटि की शराब होती थी, लोग उनको उपहार में देते थे। तो उन्होंने मुझे कभी, उनके घर में जब शराब लेखकों की पार्टियां भी होती थी जहां लोग पीते थे, लोगों को पिलाते थे, लेकिन वो इस बात का ध्यान रखते थे, और मैं भी इस बात का ध्यान रखता था कि वो कहीं ये ना देख लें कि
मैंने शराब पी ली है उनके सामने। तो लेकिन वो शराब मैं पीऊंगा वो भी वो जानते थे, इसलिए वो कई बार ये करते थे कि भाई उनके जैसे पिताजी का जिस दिन श्राद्ध होता था वो एक बोतल बहुत बढ़िया, उनके पिताजी स्कॉच पीते थे, बहुत बड़े आदमी थे, राजस्थान में ही अजमेर में थे, तो वो बढ़िया स्कॉच की कोई बोतल देते थे, कहते थे जाओ इसको किसी को दान दे देना, मेरे पिताजी के श्राद्ध के दिन मैं एक बोतल शराब दान करता हूँ। तो लेकिन वो एक तरह से मुझे ही दान करते थे, लेकिन वो ये बताते नहीं थे कि तुम पियोगे, मतलब इस चीज ये एक दायरा उन्होंने हमेशा बना के रखा और ये सबके साथ बना के रखा कि वो अपने आप को हमेशा ऊंचाई पर रखते थे, आप उनके बराबर नहीं बैठ सकते थे। यह चर्चा उन्होंने कुरुकुरु स्वाहा में भी स्कॉच को उंडेलने की वो जब उसकी खलीक मियाँ कविता पढ़ रहे होते हैं तो गुरु साहब में तो देखिए उनकी आत्मकथा के अंश भी आते हैं, जैसे उसमें दृश्यों में आते हैं कि माँ, उसकी जो माँ, जो मनोहर जब के पिता का देहांत हो गया तो माँ उनके शराब की सब बोतलें फेंक रही हैं, फेंक फेंक के तोड़ रही हैं। तो लेकिन एक वो था, अनुशासन था उनके अंदर, और बहुत चाहते भी थे कि वो बहुत बातचीत करें युवाओं से, मेरे जैसे लोगों से, लेकिन जब हम उनसे बातचीत करने लगते थे तो नाराज हो जाते थे। एक परंपरा बोध उनमें बहुत गहरा था, एक पारंपरिक व्यक्ति ही थे मूल रूप से, लेकिन वो आधुनिक होने को आधुनिक थे, मतलब सारी आधुनिकता उन्होंने सीख पढ़ रखी थी, उसको अपनाते भी थे। अपने पूरे संपादन में आप देखिए जिस तरह से धर्मवीर भारती और धर्मियों की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन साप्ताहिक हिंदुस्तान की चर्चा उस तरह से नहीं होती है, जबकि मुझे लगता है कि जो परंपरा हिंदी में आगे चली वो धर्मियों की परंपरा नहीं, वो साप्ताहिक हिंदुस्तान की परंपरा है, जो फिल्म विशेषांक, क्रिकेट विशेषांक, तंत्र मंत्र ज्योतिष विशेषांक और तमाम तरह के ऐसे विशेषांक उस दौर में निकाल रहे थे जिसको हिंदी समाज में गंभीर नहीं माना जाता था, और इसके कारण जो मूल धारा हिंदी की थी वो उसको स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उस दायरे के विस्तार के लिए काम किया। हिंदी अधिक से अधिक माध्यमों से अधिक लोगों तक पहुंचे, इस दिशा में हिंदी के किसी और लेखक ने मुझे नहीं लगता है इतना काम किया है जितना मनोहर श्याम जोशी ने किया। एक उनको लेखक साहित्यकार होने के बावजूद भी उनको बहुत कोई इज्जत देर से मिली या उतने प्रोपोर्शनेट नहीं मिली जितने कि वो हकदार थे। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि आपने एक जगह जिक्र किया भी अपनी पुस्तक में कि जब बहुवचन के दिनों में या महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दिनों में जब आपने लेखकों की कोई सूची बनती थी तो अशोक वाजपेयी जी से 2-3 बार मनोहर श्याम जोशी जी का जिक्र किया था, तो उन्होंने एक दिन झल्ला के कहा था कि वो बहुत हंसने हंसाने वाली उनकी छवि है, कोई सीरियस छवि नहीं है, और उनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी बहुत देर से मिला, जबकि उनकी उसी साल उनका देहांत हो गया जिस साल उनको अवार्ड मिला है। उनको देर से और अगर इस बात से सहमत हैं तो उसका कारण क्या मानते हैं? देखिए उस समय जिसको आप स्वीकृति कहते हैं इसको भी समझना बहुत मुश्किल है। मैं तो 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण मैं जिससे मैं बड़ा आकर्षित हुआ था, जोशी जी खुद मुझे, मतलब एक उदाहरण जोशी जी मुझे खुद बताते थे कि जब वो पटना एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे थे तो एक मामूली एक लेखक था, वहाँ के एक कार्यक्रम के उद्घाटक, एक संस्था के सुलभ इंटरनेशनल के किसी आयोजन में उसके उद्घाटन के लिए गए थे। तो जब पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो इतनी भीड़ हो गई कि लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस आ गई और पुलिस को लाठी चार्ज करके भीड़ हटाना पड़ा। तो वो मुझे अक्सर मजाक करते थे कि तुम बिहारी होते ही बड़े अजीब हो, बताओ मुझे देखने के लिए एयरपोर्ट पे इतनी लोग जुट गए कि लाठियां चलानी पड़ गई पुलिस को। ये उनका जलवा भी मतलब देखा हुआ है मैंने। और दूसरा, मैं आप और अमित गोस्वामी जी और असित जो गोस्वामी जी का जलवा है कि भाई जब उनका निधन हुआ तो मैंने ऐसा सुना है कि लोग आप लोगों को सांत्वना देने आने लगे। तो पाठकों में और समाज में जो उनकी व्याप्ति, वो अमिट छवि है। उस दौर के जो लोग बड़े हो रहे थे या तो उनके उपन्यासों से उनको याद करेंगे या उनके टेलीविजन धारावाहिकों से याद करेंगे, उनके मन में उनकी छवि अमिट थी और वो एक लेखक की ही छवि थी। लेकिन जिसको आप स्वीकृति कहते हैं वो अकादमिक स्वीकृति जो है, उन्होंने खुद ही अकादमिकता को नकारा। वैचारिक एक खास, अगर एक उस समय वही बड़े लेखक हुए जो वामपंथी विचारधारा के हुए, जिनको कुछ आलोचकों ने बहुत आगे बढ़ाने के बारे में फतवे जारी किए, वो एक
केंद्र था। उस समय कोई भी बड़ा लेखक तब तक नहीं बन सकता था जब तक कि उस समय के बड़े आलोचक उनके बारे में न लिखें। तो इनकी दोस्ती सबसे थी, लेकिन ये थोड़े से अपने मिजाज में थोड़े अक्खर थे और सबसे बनाकर नहीं रखते थे। मुझे ये कारण बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि नामवर सिंह जी भी उनके अच्छे मित्र थे, और मुझे याद है कि उनके मरने से, उनके निधन से कुछ महीने पहले नामवर जी आलोचना पत्रिका में उनका इंटरव्यू प्रकाशित करवाना चाहते थे कि उनका इंटरव्यू, और मुझे उन्होंने कई बार कहा था कि यादगार इंटरव्यू उनका करना। ये बात उन्होंने उनके निधन पर जब राजकमल प्रकाशन ने सभा की थी, वहां भी नामवर जी ने इस बात का उल्लेख किया था। तो वो अंत में लेके मतलब जो बड़े आलोचकों की जो धारणा थी, पीड़ा थी, वो बदलने लगी थी और उनको स्वीकृति मिलने लगी थी, उनको पुरस्कार मिलने लगे थे। लेकिन अब कई बार अब हमजाद जैसा उपन्यास उन्होंने लिख दिया, तो उस उपन्यास को आप क्या समझते हैं, हिंदी समाज स्वीकार कर लेगा इतनी आसानी से? उनके बहुत अच्छे मित्र विद्यानिवास मिश्र भी थे। उन्होंने विद्यानिवास मिश्र को, बहुत पारंपरिक व्यक्ति थे, पंडित जी उनको कहा जाता था, विद्यानिवास मिश्र को भी उन्होंने हमजाद पढ़ने के लिए दिया। विद्यानिवास मिश्र ने हमजाद पढ़ने के बाद उनको कहा, मिले, और उन्होंने कहा कि देखो उपन्यास तो पंडित जी आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, बहुत उच्च कोटि का उपन्यास है, लेकिन हिंदी समाज का जो मिजाज है, हिंदी की दुनिया का जो मिजाज है, ये उपन्यास उसके अनुकूल नहीं है। इस तरह के विषय और इस तरह के विषयों पर खुलकर लिखना हिंदी वाले स्वीकार नहीं करते। तो ये आपने अपने लेखन में तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हिंदी समाज जो है वो आपको इसलिए स्वीकार नहीं करेगा इस उपन्यास को। तो उनके सारे, लेकिन ये है कि टेलीविजन धारावाहिक लेखक के रूप में लेखक की छवि को उन्होंने जिस ऊंचाई पर वो ले गए, उसके बाद आप खुद देखिए टेलीविजन धारावाहिक लिखने वाले हमारे यार दोस्त लिखते हैं तो हम उनके नाम जानते नहीं, तो ऐसे कौन जानता है कि किसने, कभी सास भी कभी बहू थी जैसे सीरियल किसने लिखे हों, लिखे भी होंगे, गूगल के ध्यान आएंगे, उस लेखक का नाम क्या इतना प्रतिष्ठित हुआ? आपको ध्यान होगा 1996 में जब पापा कहते हैं फिल्म रिलीज होने वाली थी, तो टेलीविजन पर उसके विज्ञापन आते थे। महेश भट्ट जैसा बड़ा निर्देशक, उस समय बहुत बड़ा निर्देशक था महेश भट्ट, तो उसमें आता था कि मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित एवं महेश भट्ट द्वारा निर्देशित। ये उस फिल्म का प्रचार के लिए जो लाइन इस्तेमाल की गई थी वो ये लाइन थी। तो एक तरफ तो उनको मनोरंजन के माध्यमों में बहुत ऊंचा स्थान मिला, साहित्यिक हलकों में जो उनका किरदार, जो उनके लेखन की जो ऊंचाई थी, उसको उस रूप में नहीं समझा गया। तो कहीं ना कहीं मुझे इसका एक कारण ये भी लगता है, एक कारण तो मैंने कहा कि भाई उनके बनाकर नहीं रखते थे, पेशेवर थे, लेकिन दूसरा कारण मुझे ये भी लगता है जो विद्यानिवास मिश्र ने उनके लेखन के बारे में कही थी कि वो हिंदी समाज की प्रकृति को समझते नहीं, तो उससे तो विद्रोह कर चुके थे, तो उस प्रकृति के अनुसार उन्होंने लिखा ही नहीं है। उनके उनके उपन्यासों में आपको उस तरह की करुणा नहीं दिखाई देगी, जिस तरह की करुणा जिसमें एक गरीब आदमी है, संघर्ष कर रहा है, एक संघर्षशील आदमी का जीवन उस तरह से नहीं दिखाई देता, और उनका व्यंग बोध वो थोड़ा हावी हो जाता है। प्रोफेसर में ये करुणा आपको बीच में कहीं जब वो विधवा, नहीं, मुझे तो कुरु स्वाहा के अंत में बहुत करुणा दिखाई देती है, जो पहुंचेली को खोजने जब वो गया है, लेकिन उस तरह से शायद वो नहीं है जिस तरह से हिंदी के बाकी उपन्यासों में, उनके समकालीन लेखकों के उपन्यासों में दिखाई देती है। वो एक लाउड लेखक नहीं थे हिंदी में, जो बहुत, ये थोड़ा मैं साहस के साथ बोलना चाहूंगा कि हिंदी में जो बहुत ज्यादा स्वीकृत समादृत लेखक जो हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो बहुत लाउड हैं। लाउड इस अर्थ में है कि हमारे भावनाओं से खेलने का लेखन उन्होंने किया है। बहुत सारे लेखकों ने, बहुत कम लेखक हैं जिन्होंने लीक को तोड़ा। विनोद कुमार शुक्ल भी उनमें से एक है, उनको स्वीकृति मिली, लेकिन इनका शायद एक कारण ये भी था कि टेलीविजन लेखक की छवि, मनोरंजन के माध्यम के लेखक की छवि इनकी इतनी बड़ी हो गई थी, उसके सामने इनका साहित्यिक लेखन बहुत बौना लगने लगा था। वो उस छवि ने इनके साहित्यिक लेखन को दबा दिया। लोग अभी भी उनको याद करते हैं, मैं देखता हूँ, क्योंकि उनके घर वाले भी, और उनकी स्मृति में जब कार्यक्रम होते हैं तो लोग उनके फिल्मी, उनके टेलीविजन लेखन व्यक्तित्व पे ही बात करते रह जाते हैं, उनके साहित्यिक व्यक्तित्व पर बात नहीं करते। या जब बात करनी होती है तो मुझे कहीं प्रतिनिधि के रूप में बुला देते हैं कि ये बोल देगा, बस मेरा ही काम उनके साहित्यिक व्यक्तित्व पर बोलना रह जाता है। आपने चर्चा करी कि जो धारावाहिकों में लेखक का महत्व कम होता गया है, आप क्या कारण मानते हैं कि मतलब 10 साल से भी कम के अवधि में जब एक इतना बड़ा
स्टार लेखक हमारे पास था। अब जब ऐसा सीरियल्स की लोकप्रियता कम हो गई थी, सीरियल्स की लोकप्रियता तो कितनी बढ़ गई थी, लेकिन लेखक और शायद निर्देशक का भी, दोनों का जो महत्व है वो इतना कम हुआ, उसका आप कारण क्या मानते हैं? उसका कारण देखिए, तो जब जब मनोहर श्याम जोशी का जो ज्यादातर लेखन है वो दूरदर्शन के दौर का लेखन है। दूरदर्शन एकमात्र टेलीविजन का माध्यम था जिसके माध्यम से लोग टेलीविजन कार्यक्रम देखते थे, और उस पर उन्होंने सबसे पहला लोग धारावाहिक लिखा। लोकप्रिय होना ही था क्योंकि वो पहला था। फिर बुनियाद जैसा धारावाहिक लिखा जिसे रमेश सिप्पी जैसे निर्देशक ने निर्देशित किया। लेकिन इन सब लोगों ने उनको बतौर लेखक बहुत सम्मान दिया इसे। लेकिन दूरदर्शन के बाद के दौर में जब टेलीविजन चैनल्स, बहुत सारे प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स आने लगे और बाजार का दबाव बढ़ने लगा, मतलब टीआरपी का दबाव बढ़ने लगा, तो उसमें जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं उनका उनका बोलबाला हो जाता है। वो हर हर हफ्ते जिस दिन टीआरपी रेटिंग आती थी उसके अगले दिन वो राइटर्स को और निर्देशक को फोन करके कहते हैं कि भाई इसमें टीआरपी गिर रही है, इसको थोड़ा उठाओ, इसमें ये चीज डालो। वो इस तरह का लेखन नहीं कर सकते थे। ये बात शायद मैंने उस किताब में लिखी भी है कि उन्होंने बहुत सारे टेलीविजन धारावाहिकों के प्रस्ताव सिर्फ इसलिए ठुकरा दिए क्योंकि उसमें निर्देशक का नहीं, निर्देशक के सहायकों का हस्तक्षेप बढ़ जाता था। एक धारावाहिक वो लिख रहे थे जमीन आसमान, जिसके जिसके शुरू में था कि इसके 52 एपिसोड ही होंगे, लेकिन उसको सोप अपेरा बना दिया गया और उसके अनंत एपिसोड हो गए। बाद में उन्होंने, उसमें उनका झगड़ा हुआ था महेश भट्ट से। महेश भट्ट के अमित खन्ना शायद उसके निर्माता थे, जिनसे भी उसमें तनुजा चंद्रा सहायिका थी जो बाद में फिल्म निर्देशक बनी, तो असिस्टेंट डायरेक्टर थी। तो वो इनके सीन्स पे वो फोन करती थी, और जाहिर है कि भाई उस पेशे में यही होता है कि डायरेक्टर के जो असिस्टेंट है तो असिस्टेंट से बात करवाएंगे। वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि एक ऐसी लड़की जो 20-22 साल की, 24 साल की, जिसको पता ही नहीं है, वो कह रही है कि ये आपने क्या लिख दिया, व्हाट इज दिस मिस्टर जोशी, कुड यू प्लीज चेंज दिस। वो इसके कारण उन्होंने एक बड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट था अमित खन्ना के प्रोडक्शन हाउस से, जो उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने उसके बाद एक ही धारावाहिक लिखा, युग, जो जिसके निर्देशक रमेश सिप्पी थे, और युग युग नहीं सॉरी गाथा, जो स्टार प्लस पे प्रसारित हुआ था। और गाथा से उनका जो एक टेलीविजन लेखक के रूप में भी जो उनकी जो छवि थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। और वो उसमें लेखन में भी मुझे दिखता है कि उसमें फिसलते हुए दिखते हैं। वो कहानियों का जो मॉडल वो उठा रहे थे, जिस तरह की कहानियां उठा रहे थे उस समय, उस तरह की कहानियां देखने के दर्शक बदल चुके थे। तो बदलते हुए दर्शक के साथ अपने आप को बदल नहीं पाए, वो अपने परंपरा के साथ टिके रह गए। मैं एक बात और यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि 90 के दशक में जिन दिनों वो टेलीविजन से इल्यूजन, मतलब उनको भ्रम वो हो गया था, एलर्जी हो गई थी, इससे दूर भाग गए थे। और उपन्यास उन्होंने जिस दौर में, हमराही के बाद का दौर है जब उन्होंने हरिया हरक्यूलिस की हैरानी और हमजाद जैसे दो सर्वश्रेष्ठ, दो बेहतरीन उपन्यास लिखे। तो उस दौर में वो बहुत, एक उपन्यास है मारियो वर्गास लेवसा, ये नोबेल प्राइज उनको कुछ साल पहले मिला था, पेरू के लेखक हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। उनका एक उपन्यास है आंट जूलिया एंड द स्क्रिप्ट राइटर। वो उस उपन्यास में एक पेड्रो कोमाचो करके किरदार है जो बहुत बड़ा, लैटिन अमेरिकन देशों में रेडियो धारावाहिक होते थे, रेडियो धारावाहिकों का वो सबसे बड़ा लेखक था। लेकिन जब उसका दौर बदलने लगता है, वो अपने कहानियों के किरदारों को मारने लगता है कुछ, वो मतलब बहुत बहुत कारुणिक कैरेक्टर वो है कि कैसे एक विधा के बदल जा, रेडियो धारावाहिकों का दौर ही खत्म हो गया, तो एक लेखक जो है वो कैसे अब एक पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। वो अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करते थे कि ये जो टेलीविजन लेखन है या जो मनोरंजन माध्यमों का लेखन है, अंत में आपको कुछ नहीं बनाता है, आपके सारी रचनात्मकता को सोख लेता है और आपको सिवाय पैसे के और कुछ नहीं देता है। ये उनके अंदर बहुत बड़ा क्षोभ था, इसलिए वो बाद के दौर में बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने ठुकराए। एक फिल्म आप देखिए, जीवन में पहली, मतलब भ्रष्टाचार के बाद एक ही फिल्म उनकी रिलीज हुई, हे राम, जिसमें उनका क्रेडिट डायलॉग राइटर का है, लेकिन उन्होंने उस फिल्म की कहानी से लेकर सारा काम सब में सहयोग दिया था, और यादगार फिल्म है। एक उनके उपन्यासों में और कहानियों में भी भाषा के प्रति वो बहुत सजग थे, और भाषा मनोहर श्याम जोशी के यहाँ मिलते हैं, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे लेखक के यहाँ मिलते हैं। सजग भी थे इस मामले में, और यह जो वाणी नेताजी कवि में खासतौर पे दिखाई देगी, कुरु कुरु स्वाहा में दिखाई देगी, और
अल्मोड़ा और कुमाऊनी भाषा तो उनके लगभग तो मातृभाषा थी उनकी। और हमजाद तो उन्होंने बिल्कुल खालिश उर्दू में लिख दिया। तो भाषा के प्रति उनका क्या नजरिया था, क्या रवैया था, और वो अपने से जो जो अपने शिष्य वर्ग है उसको भाषा के बारे में किस तरह की शिक्षा दीक्षा आपको उनसे मिली, थोड़ा इस बारे में विस्तार से बताएं। भाषा के बारे में उनकी जो भाषा की समझ थी वो अमृतलाल नागर जैसी थी। अमृतलाल नागर से उन्होंने ये सीखा था कि बोलचाल की भाषा एक ही शहर में, कानपुर में या लखनऊ में ही एक जैसी भाषा नहीं बोली जाती है, अलग अलग मोहल्लों की भाषा अलग अलग हो जाती है। कानपुर में चौक की भाषा और होगी, इंदिरा नगर की भाषा और होगी, या कानपुर में, या मैं दिल्ली में ही मैं रहता हूँ, पुरानी दिल्ली की भाषा और है, दिल्ली के बाकी हिस्सों की भाषा और है। ये जो भाषा के अलग अलग रूप हैं, और ये खड़ी बोली हिंदी के बारे में ये कहा ही जाता है कि ये बहुत सारी बोलियों से मिलकर बनी हुई भाषा है, बहुत सारी बोलियों का इसमें खून पसीना शामिल है। तो ये कृत्रिम भाषा वो मानते थे, और है भी। मतलब जो भाषा हम बोलते हैं और जिस भाषा में हम लिखते हैं उस भाषा में हम आम बातचीत तो नहीं करते हैं। तो हमारी जो अपनी भाषा है वो हमारे लेखन की भाषा क्यों नहीं है? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जो उनके लेखन में दिखाई देता है। कि मैं अगर मान लीजिए मैं बिहार के जिस इलाके का हूँ, वहाँ बज्जिका भाषा बोली जाती है, तो मेरे लेखन में उस भाषा के शब्द, उस भाषा का गुण, उस भाषा के गुण, उस भाषा की खुशबू आनी चाहिए, और ये मेरे भाषा में भी आती है। मैं उस भाषा को बनाए रखने का, मेरे सारे मुहावरे मेरी अपनी बोली से आते हैं। ये उन्होंने सायास किया था। जैसे वो पत्रकार थे और साहित्य में उनकी आपकी कोई भी उपन्यास, गिरिराज किराड़ू आपके शहर के ही हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जोशी जी ने कोई भी उपन्यास उस भाषा में नहीं लिखा जिस भाषा को खड़ी बोली हिंदी कहते हैं। उनकी हर उपन्यास भाषा को तोड़ती हुई चलती है। लेकिन वो पत्रकार भी थे और उन्होंने पत्रकारिता में भाई भाषा का मानक गढ़ा। वो अगर एक शब्द की कोई गलती कर जाए तो इतने बुरी तरह नाराज हो जाते थे जिसका कोई इलाज, जिसका कोई हिसाब नहीं है। मुझे याद है कि आउटलुक में वो कॉलम लिखा करते थे, जिस कॉलम में बातों में वो बात कहाँ जो बातें होती हैं। तो वो ये रघुवीर सहाय की काव्य पंक्ति है जिसमें रघुवीर सहाय ने वो का इस्तेमाल किया, हिंदी में वह लिखा जाता है। तो जो उस पेज का संपादन करते थे, जो उन्होंने उस वो को बदल के वह कर दिया, क्योंकि शुद्ध तो यही है। वो इससे इतने नाराज हो गए कि भाई मैं, मतलब उस कवि की पंक्ति को बदल दिया गया और इतना संपादक को पत्र लिखा। तो भाषा के गलत प्रयोग को लेकर, भाषा की कोई शुद्ध कर दे इसको लेकर वो बहुत नाराज भी हो जाते थे। और खुद उनके साहित्य रचनात्मक लेखन में भाषा, शुद्ध भाषा उस तरह से दिखती ही नहीं जिसको शुद्ध भाषा कहा जाता है। बोलचाल की भाषा कभी शुद्ध भाषा नहीं हो सकती। इस जिस चीज को तरह तो अगर मैं याद करता हूं तो इरा पांडे ने उनके 2 उपन्यासों का अंग्रेजी, तो क्या उनकी जैसी भाषा थी, जिस भाषा की टोन उनकी की थी, उनको आप समझते हैं कि ढंग से अनुवाद किया जा सकता है? क्योंकि आपने खुद ने भी इतने अनुवाद। ईरा जी ने तो शायद उनका टटा प्रोफेसर का सिर्फ अनुवाद किया। एक का अनुवाद रॉबर्ट हेक्सटेड ने किया है। वो हरिया हरक्यूलिस का की हैरानी का अनुवाद अमेरिका में प्रोफेसर है रॉबर्ट हेक्सटेड किया है। और वो तो उसके शीर्षक से ही बड़े ना, उनके जीते जी वही अनुवाद हुआ था, जिसको कई साल उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं छपने दिया था कि वो कहते थे कि प्रिप्लेक्स ऑफ हरिया हरक्यूलिस, तो हैरानी का मतलब परप्लेक्स होता ही नहीं। तो इतने मैंने भी उनको समझाया कि देखिए, अब अनुवादक जो समझेगा, लेकिन एक बड़ा अनुवादक है और बड़ी दूर दूर तक आपको ले जाएगा, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उसमें हर शब्द का कहते, क्योंकि वो उनकी भाषा ऐसी थी, या फणीश्वरनाथ रेणु की भाषा जैसी है, उसको अनुवाद किया ही नहीं जा सकता है। तो उनको कैसे, ये वैसा हो गया कि सितार का या ध्रुपद के आलाप का आप अगर कोई अनुवाद कर रहे, ये उस तरह से हो गया। तो वो अनुवाद तो जाहिर है कि अनुवाद उस उनकी भाषा के उस रूप को तो नहीं दिखा सकता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से हर भाषा का जो अनुवाद होता है, लोग कहते हैं कि मार्केज के उपन्यासों को अगर स्पेनिश में आप पढ़ें तब उसकी असली खुशबू समझ में आती है। अंग्रेजी में आते आते तो वो बहुत कुछ कम हो जाती है, और उससे और भाषाओं में जाते जाते तो और भी बिखर जाती है। लेकिन ये है कि टटा प्रोफेसर का अनुवाद ईरा पांडे जी ने इसलिए किया क्योंकि वह उपन्यास, उनके सभी उपन्यासों में उसमें भाषा का खेल सबसे कम है। वो कुमाऊनी भाषा ही है उसमें सिर्फ, और वो वहाँ के लोकल डायलेक्ट्स हैं, उतना ज्यादा उसमें भाषाई हाँ, इसलिए उसका अनुवाद तो बहुत अच्छा है। और वो
उनके मरने के बाद वो प्रकाशित हुआ और उसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड मिला, जो जोशी जी के अपने लेखन पर कभी नहीं मिल पाया। लेकिन उसके अनुवाद को प्रशंसा मिली और बड़े पुरस्कार मिले। एस्पेक्ट था वो था उनके रिसर्च का, जो आपने अपनी पुस्तक में भी बहुत लिखा है। यानी वो इस हद तक रिसर्च करते थे कि मैंने कहीं पढ़ा है कि बुनियाद का जब लेखन चल रहा था तो उन्होंने अपने रिसर्च टीम को किन किन तारीखों में लाहौर के सिनेमा घरों में कौन कौन से सिनेमा लगे हुए थे, पिक्चर इस तक का भी रिसर्च करने का बोला। आपने शुभ लाभ के वक्त में उनके साथ शुभ लाभ नहीं बना, लेकिन वो जिसमें बीकानेर भी काफी दिनों तक रहा था उसके रिसर्च के लिए, मसूरी रहा, कई शहरों में मैं घूमा उसके प्रोड्यूसर के खर्चे पे, रिसर्च करता रहा। फैन का जिक्र किया था। वाटरमैन, और उसका था कि मैं ये सोचता था कि भाई पार्कर तो बहुत दिनों से होगा, तो मुझे उन्होंने ठीक किया था कि वाटरमैन जो है वो पेन पहले भारत में आया था, पार्कर तो बहुत बाद का पेन है। ये उस समय, आज तो हम गूगल के दौर में जी रहे हैं, हर चीज हम गूगल पे देख लेते हैं और कहते हैं कि यही सही है, जो उस पर सूचना हमें मिल जाती है और मिल भी जाती है। लेकिन उस दौर में ये सब चीजें पता करना बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, आपको किताबों में पढ़ना पड़ता था, लाइब्रेरीज में जाना पड़ता। कौन हूं मैं जो उपन्यास है उसमें भी उन्होंने बहुत रिसर्च का, जैसे जो कोर्ट है उसमें उन्होंने बहुत डिटेल रिसर्च के शिकार की कोई बात करते हैं रामेंद्र, तो भाई शिकार है तो फिर शिकार की या पिस्तौल की गोलियों की बहुत डिटेल है। अगर मान लो हाथी की सवारी कर रहे हैं तो उसके बारे में भी बहुत जिरे में डिटेल, वो कई बार उसको बोझिल भी यूँ तो हजारों पेज का कौन हूँ मैं, तो उनका एक मतलब जीवन भर चलने वाला प्रोजेक्ट था, उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ है, और वो मुझे, मेरे ख्याल से उसको प्रकाशित नहीं होना चाहिए था, इसलिए क्योंकि वो प्रोजेक्ट तो उनके लिए कहीं पूरा हुआ ही नहीं था। भुवाल सन्यासी की कहानी अपने आप में इतनी बड़ी है कि वो उसके जीवन भर रिसर्च करता रह जाए आदमी, क्योंकि वो एक राजा है जो मर जाता है, उसको दफना दिया जाता है, और उसके बाद वो 19 साल बाद प्रकट हो जाता है, जीवित होकर आ जाता है, और उसके बाद कोर्ट में 20 साल मुकदमा चलता है, और मुकदमे में जब वो जीत जाता है तो उसके अगले दिन उसका निधन हो जाता है। ये अपने आप में एक आदमी की कहानी है जो रहस्य रोमांच के सारे संयोग और तर्क के सारे पैमानों पर खरी उतरती है। बहुत बड़ी कहानी थी। अभी तो रिसर्च तो था ही, जैसे बुनियाद का आपने नाम लिया तो उसका रिसर्च पुष्पेश पंत का उसमें बकायदा क्रेडिट है, पुष्पेश पंत उसके रिसर्चर थे। कृष्णा सोवती उसमें उन्हें उसमें भाषा और लहजा ठीक करने में उसमें सहयोग दिया था। बहुत सारे लोगों को वो जोड़ते थे, वो खुद नहीं करते थे, वो हमेशा ऐसे लोगों पर नजर रखते थे। शायद उनके अच्छे संपादक होने का यही एक कारण था कि वो पहचान लेते थे कि कौन आदमी उनसे मिलने आया है तो वो किस काम का है, और उसको फिर वो उस काम में लगा देना चाहते थे। जैसे मुझे उन्होंने कभी भी लेखन के काम से इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि मुझे वो हमेशा लेखक से ज्यादा वो कुछ और समझते थे, तो मुझे उन्होंने रिसर्च के काम में लगाया, या वो शायद ये सोचते थे कि मैं एकेडमिक रिसर्च और एकेडमिक दुनिया में ही कुछ अच्छा कर पाऊंगा, तो मुझे हमेशा उसी तरफ वो उन्होंने धकेलने की कोशिश की, और वो हमेशा मुझे फिल्म और टीवी से दूर रखते रहे कि मैं इसमें ना जाऊं। और इतनी ज्यादा उन्होंने दूर रखा कि मेरे अंदर एक तरह से अब कोई आकर्षण ही नहीं बच गया उन माध्यमों के प्रति। मैं लगातार दूरी बनाए रखता हूँ, जब इसके बावजूद कि मेरे बहुत सारे दोस्त उन माध्यमों में बहुत सफल निर्देशक बने, बहुत, लेकिन मैंने फिर कभी उस तरफ रुख नहीं किया, मेरे गुरु ने इतना उससे मुझे दूर कर दिया। लेकिन रिसर्च तो बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। सिनेमा हॉल वाली बात तो मैंने भी लिखी है, और उन्होंने पता कर ली थी, मैं पता नहीं कर पाया। मैं अखबार के दफ्तरों में, हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर में फाइल खोज खोज के 1942 के फाइल निकालता था। लाहौर का तो अखबार तो मैं देख नहीं सकता था, तो मैं कहा, लेकिन उन्होंने कहीं से किसी से कैसे पता किया ये वही जानते थे। लेकिन वो उनके पास, मैंने ये चीज हमेशा देखा था कि जो बात मुझे बहुत बाद में पता चलती थी उसके बारे में मुझे पहले ही बता देते थे, और इस तरह से बताते थे कि मैं चौंक जाता था कि ये इनको कैसे पता चली होगी। तो कहते थे कि मैं पुराना संपादक रहा हूँ, 16 साल संपादक रहा हूँ, तो खबरें तो हमारे पास आ ही जाती हैं। उनके कथा साहित्य में जो चरित्र चित्रण है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उनका चरित्र चित्रण इतना डिटेल और इतना सशक्त होता था, तो नायक का चरित्र हो चाहे इवन चरित्र। मुझे इस प्रसंग में कौन हूं मैं कि सत्या बाबू का कैरेक्टर बहुत
जबरदस्त कैरेक्टर लगा मुझे, हालांकि में हो जाते हैं, लेकिन नायकों की उतनी डिटेल है, जैसे षष्ठी बल्लभ पंत में वो उनकी चाल है, या उनका पहनावा है, या उनका अगर फटा हुआ मफलर है जिसमें कीड़े खाए हुए हैं। हवेली राम का कैरेक्टर या कुलभूषण का कैरेक्टर भी मुझे बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि उसमें एक जो हमारे जो मूल्य हैं और जो आधुनिकता है उसके बीच का जो द्वंद्व दिखाई देता है। एक प्रसंग में वो जब हवेली राम से कहते हैं कि मैं इस बात से नहीं खुश हो सकता कि ताऊ जी बदमाश थे और ताया जी बदमाश थे और पिताजी अच्छे इंसान थे, तब हवेली राम उनको जवाब में देते हैं कि मैंने ना तो हवेली राम से कुछ होने की इच्छा करी है, ना किसी भी कीमत पर इससे कम के लिए तैयार। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर उनके हर उसमें थे, और चाहे वो कुरुकुरु शाह का तिमंजिला नायक हो या डीडी हो, तो उनके चरित्र नायक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन तो लेखक को, यही तो एक लेखक को दूसरे लेखक से अलग करता है, एक को बड़ा बनाता है, एक को छोटा बनाता है। कि आप किसी व्यक्ति को, किसी घटना को, कहीं जाते थे, मान लीजिए वो अमेरिका की यात्रा पर गए, या कोलंबिया की यात्रा पर, मेरे सामने कंबोडिया की यात्रा पर सॉरी गए थे, तो इतने दिन तक उन वहाँ के किस्से सुनाते थे, इतने तरह की बातें सुनाते थे कि हम लोग बोर हो जाते थे कि अरे वो, मतलब बातें ही नहीं खत्म होती थी। और दूसरा कोई उनके साथ जो दूसरा आदमी गया हो, वो दो चार बातें सुना के चुप हो जाता था। तो ये एक स्वाभाविक, एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हैं। मैंने ये सीखा कि भाई जितना आंखें इतनी खोल के रखो कि हर चीज दिखाई दे, हर चीज, कहीं भी जाओ तो बहुत देखो, बहुत सी चीजों को महसूस करो, ये सब उनमें था। तो उनके जो कथा नायक हैं वो आत्मचरितात्मक, यानी हमें उनकी, जैसा आपने पहले भी जिक्र किया कि उसमें जैसे कुरुकुरु स्वाहा में वो उनकी छवि मिलती है, जो मनोहर श्याम में जोशी जी और मनोहर अपने वो तो पूरी जो उन तीनों व्यक्तित्वों की वो पूरी कहानी तो उसके जीवन की यात्रा ही तो है, एक आत्मकथात्मक उपन्यास है वो तो पूरी तरह से। उसके बारे में अजीत कुमार ने कहा था कि तुम शेखर एक जीवनी की तर्ज पर मनोहर एक जीवनी लिखना चाहते थे, लेकिन लिख गए कुरुकुरु स्वाहा। तो ये बात तो वो शेखर एक जीवनी जैसा ही एक उपन्यास है, लेकिन एक अलग शैली में लिखा गया चरितात्मक उपन्यास है। लेकिन मुझे तो आप लोगों, आपने कसब की बात नहीं कि उन्होंने बार बार कहा है कि मैंने अपनी पत्नी के कहने पर एक अधूरे उपन्यास को छोड़कर इस उपन्यास को लिखा। ये तो लेखक ने स्थापित करने की कोशिश की है। लेकिन नामवर सिंह ने मुझे उनके मरने के बाद कहा था, और एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि डीडी का जो किरदार है वो तो उनका अपना किरदार है, क्योंकि उसको लिखते हुए उन्होंने कहीं अपने पूरे लेखन में ये नहीं लिखा है कि उसको लिखते हुए वो कहीं गए भी थे। मुझे नामवर सिंह ने बताया कि वो बनारस में कुछ दिनों के लिए रहने गए थे, और वहां एक शास्त्री जी नाम के एक प्रोफेसर भी थे। तो ये कहानी भी कहीं ना कहीं उनके जीवन से जुड़ी हुई थी, क्योंकि लेखक अब नहीं है और उनके मरने के बाद। लेकिन ये बात धीरे धीरे मैंने कोशिश की जानने की, तो मुझे समझ में आ गया कि उनके अपने जीवन की कहानी थी, और उनके पूरे जीवन में जो एक असफलता से सफलता का जो मार्ग खुलता है, उसमें कहीं ना कहीं उस बेबी नामनी उस कन्या का जरूर कोई ना कोई योगदान था, जिसने उनके अंदर एक कुछ बड़ा बनने, कुछ बड़ा करने का ऐसा भाव भर दिया कि वो फिर संपादक होके ही माने। लेकिन ये अलग बात है कि जब तक वो संपादक हुए उनकी उम्र 35 साल हो चुकी थी, और वो बेबी तब तक मम्मी, मतलब वो उम्र निकल चुकी थी। उस उम्र में जो हो सकता था वही हुआ। लेकिन ये तो उनके पूरे लेखन का मलाल है कि जिस समय आप जब जो चाहते हैं उस समय तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन जब वो चीज मिलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में उसका था। जो मैंने भी इसलिए नहीं लिखा कि उनके परिवार के लोग, ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाती, क्योंकि आंटी, उनके सारे बच्चे जीवित हैं, उनकी पत्नी जीवित हैं, प्रकाशक भी फिर क्यों छापेगा। मतलब ये विवादास्पद बात है जिसको मैं स्थापित कैसे कर सकता। तो शख्सियत के तो इतने रंग हैं कि हम कितने ही घंटों उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय का थोड़ा सा सीमा है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज संक्षिप्त चर्चा में ही सही हमने मनोहर श्याम जोशी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आपसे विशेषज्ञ के तौर पे बहुत जानने को मिला। बहुत बहुत आभारी हूँ आशीष जी, आपका भी और लोकायन का भी, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत आभारी, धन्यवाद।